हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका उकियो ए चल रहा था, उकियो ए स्टाइल चल रही थी। उसके बारे में मैंने आपको जूम मीटिंग पे समझाया भी था, उसका इंट्रो भी दिया था। अब हम देखेंगे उसकी मुद्रण तकनीक क्या थी, मतलब चित्रकारी तो इसमें होती ही थी, उसके बाद छपाई का काम इसमें कैसे हुआ, क्या टेक्निक थी उसकी, तो अब हम वो पढ़ेंगे। उसके पहले जो आपको लास्ट वीडियो भेजी थी उकियो ए की, तो थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इसकी मुद्रण तकनीक। तो जो उकियो ए है वो जापान में 17वीं शताब्दी में आरंभ हुआ। उसके बाद जो एदो का अधिकांश भाग था वो इन पे हावी हो गया और ये एदो में स्थापित हो गया मुख्य रूप से। उसके बाद जो उसका उत्कर्ष माना जाता है, उसका विकास माना जाता है उकियो ए का, सबसे ज़्यादा 19वीं शताब्दी के मध्य तक था। उसके पश्चात इसको नई नई तकनीकों के ज़रिए इसको जीवित रखा गया। फिर जो समकालीन कलाकार थे उनकी रुचि भी इनकी ओर मुड़ी थी। तो इसी प्रकार ये कला जो है उकियो ए स्टाइल जो है वो जीवित थी। विकसित रूप से इसमें जो काम होता था वो रंगीन मुद्रण का होता था, रंगीन छपाई का काम होता था। और इसमें बहुत सारे प्रतिभाशाली कलाकार भी थे जो जापान की जो परंपरागत शैली थी जो पहले से चली आ रही थी उसी के रूप में देखते थे और उसी के अंतर्गत ये सारे उकियो ए में काम करते थे। तो उकियो ए शब्द का अर्थ बताया था मैंने कि इसका जो अर्थ पहले इन्होंने बताया था वो था तैरते हुए संसार से संबंधित चित्र। बाद में इसको बौद्ध धर्म से संबंधित जो अर्थ बताया था वो था क्षणिक एवं दुखों से परिपूर्ण। उसके बाद जापान में जो बौद्ध धर्म और साहित्य से संबंधित इसका अर्थ बताया गया था क्षणिक एवं दुखों से परिपूर्ण, ये लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया था। इसके बाद उकियो ए का जो संबंध बताया गया है वो दैनिक जीवन से बताया गया। तो दैनिक जीवन में जनजीवन के संबंधित चित्र बनते थे उनको बताया गया था। जैसे और भी इसमें लैंडस्केप बने हैं, दृश्य बने हुए हैं, बहुत सारे सीन बनाए गए हैं, पुष्प और युद्ध से संबंधित सीन भी बनाए गए हैं। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर को लेके काम हुआ है उकियो ए शैली में। उसके बाद इसको बहुत सारे जो और कलाकार थे इसका अर्थ बताया गया कि ट्रेंड आधुनिक बता दिया गया कि जो चीज़ ट्रेंड में रहेंगी, आधुनिक रूप से चलती रहेंगी, उनको उकियो ए कहा जाएगा। परंतु इसको यूरोप के जो कुछ विद्वान थे उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। तो इस प्रकार ये बहुत सारे अर्थ इन्होंने उकियो ए के बताए थे। अब हम देखते हैं उकियो ए की मुद्रण तकनीकी क्या थी। उकियो का इतिहास जापान की चित्रकला के इतिहास के एक बड़े अंश से संबंधित है। तो यहाँ पे ओके लिखा है उसको उकियो ए कर लीजिएगा और यहाँ पे अंश लिखा है उसको अंश कर लीजिएगा। अंश मतलब भाग होता है, हिस्सा होता है। तो उकियो का जो इतिहास है वो जापान की जो चित्रकला है उसमें एक जापान के चित्रकला के इतिहास में अपना बड़ा योगदान रखता है, बड़ा हिस्सा रखता है, बड़ा अंश रखता है उसमें। तो उकियो ए जो जापान की चित्रकला है उससे संबंधित है और उसमें महत्वपूर्ण अपना स्थान बनाए हुए है। इसमें अनेक महान चित्रकार तथा स्कूल हुए हैं और यह बड़ा अद्भुत तथ्य है कि किसी एक स्कूल के अशक्त हो जाने पर उसकी विशेषताओं को उसके विरोधी स्कूल ने अपना लिया, अथवा किसी एक महान कलाकार का शिष्य तत्व अनेक स्कूलों के कलाकारों ने ग्रहण कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे चित्रकार आए, बहुत सारे स्कूल हुए, लेकिन जब भी कोई स्कूल जो है वो अशक्त पड़ जाता, कमज़ोर पड़ जाता, तो जो दूसरे इसके विरोधी कलाकार थे या विरोधी शासक थे वो इसको अपना लेते थे इस शैली को। इसीलिए जो है ये शैली है वो अभी तक जीवित है और इसी प्रकार कलाकारों को इसमें जीवित रखा गया है। तो जो विरोधी धाराएं थी इसमें, जो विरोधी कलाकार थे जब इसको अपना लेते थे तो इसीलिए ये एक नए नए स्टाइल में अपना जो है इसमें काम करते थे। फिर जापानी चित्रकारों को दो भागों में बांटा गया, दो धाराओं में बांटा गया। पहला जो चित्रकार थे और दूसरा जो प्रिंट डिज़ाइन बनाने वाले थे। तो प्रिंट डिज़ाइन वाले बताया था आपको छापा कलाकार कहा जाता है और पेंटिंग जो बनाते हैं उनको चित्रकार कलाकार, पेंटर आर्टिस्ट भी कहा जाता है। तो चित्रकार अपने विषयों के प्रति बड़े निष्ठावान थे और दिखावे से दूर रहते थे। तो ये जो चित्रकार थे उनके बारे में बता रहे हैं कि ये अपने जो टॉपिक होता था उसको लेके काम करते थे और बाकी के जो चीज़ें थी उनसे दूर रहते थे। उनका मेन लक्ष्य था, उनका जो विषय है उससे संबंधित चित्र बनाना। तो इस प्रकार का प्रथम श्रेष्ठ उकियो ए चित्रकार था मियागावा चोशुन और उस बड़े आकर्षक रंगीन चित्र अंकित करता था। वह मोरीनोबू से आयु में छोटा था। तो इसका जो महत्वपूर्ण चित्रकार बताया गया है वो मियागावा बताया गया है और इसके जो चित्र हैं वो बहुत आकर्षक लगते हैं देखने में, बहुत सुंदर चित्र बनाता था ये। और आपको पहले मोरीनोबू पढ़ा चुकी हूँ, तो ये मोरीनोबू से छोटा आर्टिस्ट था, आयु में छोटा था ये। आगे देखते हैं। उसने प्रिंट निर्माण हेतु
कोई डिज़ाइन तैयार नहीं किए सॉरी। उसके पश्चात मोरिनोबू का नाम उल्लेखनीय है, जहाँ से उकियो ए रंगीन प्रिंट पद्धति का क्रमिक इतिहास मिल जाता है। तो इसने बहुत सारे लेआउट बनाए हैं जो इसने प्रिंट में काम किया है उसके लिए, लेकिन कोई भी वैसे इसका मेन काम नहीं मिलता है, डिज़ाइन नहीं मिलती हैं। और जो उसके बाद जो मोरिनोबू आया था तो उसी से इसका इतिहास स्टार्ट होता है उकियो ए का। इसी के काम से ही जो एक क्रम है, संख्या है, क्रमिक संख्या, वो देखने को मिलती है रंगीन प्रिंट की। किस स्टाइल में? उकियो ए स्टाइल में। मोरिनोबू तक चित्र मुद्रण पद्धति एक रंग तक सीमित थी, उसे सुमिज़ुरी ए कहा जाता है। इसमें कास्ट के एक ही ठप्पे द्वारा काली स्याही लगाकर चित्र छापा जाता था। धीरे धीरे इस श्वेत श्याम मुद्रण की रेखाएं अधिक बारीक और साफ सुथरी छापी जाने लग गई थी। तो पहले जो इसमें मोरिनोबू ने काम किया है तो सिर्फ और सिर्फ एक कलर को लेके काम करते थे, ब्लैक कलर को लेके, जिसको सुमिज़ुरी ए कहा जाता था। इसके बाद जो है इसमें जो है एक कास्ट के ठप्पे होते थे, तो इसी में स्याही लगा के फिर इसको देन छापते थे। तो ये श्वेत श्याम रंग का होता था, मतलब ब्लैक एंड वाइट रेखाएं इसमें आती थी और बहुत ही फाइन लाइंस इसमें आती थी बारीकी के साथ। तो काले रंग से रेखात्मक चित्र छाप कर उसके विभिन्न स्थानों पर इच्छानुसार हाथ से रंग भर दिया जाता था। पहले ये क्या करते थे, उसकी आउटलाइन इससे ठप्पे से छाप लेते थे, उसके बाद ये हाथ से उसमें जो मनचाहा कलर फिल कर देते थे। रंगीन मुद्रण पद्धति के विकास में पहला महत्वपूर्ण नाम कियोनोबू का है। उसने हाथ से चित्र में रंग भरने के स्थान पर लकड़ी के ब्लॉक के दबाव से चित्र में रंग लगाने की विधि का प्रथम प्रयोग किया और इसमें वो सफल भी हुआ। तो जो पहले के चित्रकार थे वो क्या करते थे, पहले छापते थे और उनको उससे रेखाएं, आउटलाइंस मिल जाती थी, देन उसके बाद हाथ से रंग भरते थे। लेकिन जो कलरफुल काम होता था छपाई का, उसका जो सबसे पहला महत्वपूर्ण आर्टिस्ट बताया गया है वो है कियोनोबू। मोरिनोबू के टाइम पे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में काम होता था, लेकिन कियोनोबू के टाइम पे रंगीन मुद्रण का काम होता था। तो इसने क्या किया, हाथ से उसमें रंग नहीं भरे हैं जो इसकी आउटलाइन होती थी, बल्कि जो ठप्पा होता था इनके पास लकड़ी का, उसके अंदर ये कलर फिल करता था, देन उसके बाद वो सारे कलर उसमें छप जाते थे। तो जब इसने ये टेक्निक अपनाई तो इसमें वो सफल भी हुआ। इसने ही रंगीन मुद्रण का प्रारंभ किया जापान में। इसी प्रकार आगे देखते हैं इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन कौन हैं। तो उकियो ए शैली के प्रमुख कलाकार इवाशा माता बेई। 17वीं शैली की चित्रकला में विषय था तथा शैली की दृष्टि से नवीन आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में माता बेई का नाम महत्वपूर्ण है। इसने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया वह अगली 2 शताब्दियों तक जापान की चित्रकला पर छाया रहा और एदो स्कूल की विशेष कला के रूप में पहचाना गया। तो इवाशा माता बेई आर्टिस्ट है जिसने उकियो ए स्टाइल में काम किया है। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1578 से 1650 ईस्वी तक। तो इसने 17वीं शताब्दी में काम किया है और ये जो उकियो ए शैली है इसको जो है एक नवीन आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। एक नई स्टाइल को लेके उकियो ए के अंतर्गत ही इसने काम किया है, सूत्रपात किया है उसका। और जो इसने अपनाया है स्टाइल को वो लगभग 2 शताब्दी मतलब 200 साल तक चित्रकार जो यहाँ पे आए इसमें काम करते रहे और इस प्रकार एदो स्कूल की एक विशेष कला के रूप में पहचाने गए। जो अभी तक आपको इसके पहले एदो पढ़ाया था तो एदो ही अभी तक चला आ रहा है। बड़ा होकर वह चित्रकार बना और ख्याति बढ़ जाने पर उसे एदो बुलाया गया और वहाँ उसने शोगुन के लिए कार्य किया। इसके अतिरिक्त उसके जीवन के विषय में अन्य विवरण नहीं मिलते हैं। यह समुराई परिवार से संबंधित था। तो ये जो आर्टिस्ट है इवाशा माता बेई, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये पहले जिस चीज़ में इंटरेस्टेड था वो छोड़ के फिर ये बड़ा होकर चित्रकार बन गया। उसके बाद चित्रकार के रूप में ही इसको प्रसिद्धि मिली, तो इसको बाद में एदो बुला लिया गया था और एदो में ही ये काम करता था और उसके विषय में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती हैं। बस इतना बताया गया है कि वो समुराई जाति से संबंधित था। माता बेई को उकियो ए का जन्मदाता कहा जाता है, किंतु वह दरबारी चित्रकार था। अतः उकियो ए शैली से जनजीवन की कला थी के आरंभकर्ता अन्य कलाकार माने जाते हैं जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। तो जो माता बेई था उसको जन्मदाता कई लोगों ने बताया है,
लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ दरबार के अंतर्गत चित्रकारी करता था। अभी आपको बताया था कि उसको यहाँ पे अभी आपको बताया था कि वो चित्रकार बना था और उसको दरबार में एदो बुला लिया गया था, जो शोगुन के अंतर्गत काम करता था। तो शोगुन जो शासक थे उनके अंतर्गत काम करता था। इसी प्रकार ये जापानी चित्रकार था। और उकियो ए जो शैली है उसके अंदर बहुत सारी डेली रूटीन से संबंधित चीज़ें बनाई जाती थी। तो कुल मिला के इसने ऐसे ही इस आरंभकर्ता माना जाता है। जो जनजीवन से संबंधित कला है उसका आरंभकर्ता माना जाता है। लेकिन कई अन्य कलाकार भी थे जिनके नाम ज्ञात नहीं है, तो उनको भी आरंभकर्ता माना जाता है इसके साथ साथ। तो इस प्रकार इवासा माता भी आपका यहीं से ख़त्म हुआ। नेक्स्ट आर्टिस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी उकियो ए इनकम्प्लीट है आपका। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करके पूछे या फिर जूम मीटिंग पे मेरे साथ डिस्कस करें। धन्यवाद।